इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट, दैट इज़ विकास. सो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. सिस्टमैटिक दैट मीन्स ये किसी सिस्टम को फॉलो करती है, एंड कॉन्टीन्यूस मतलब ये लगातार होती रहती है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं रुक जाएगी. विच इन्वॉल्व्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस. क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट इज़ मात्रात्मक, एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं. ओके, चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. सो आइए समझते हैं इसको एक प्रैक्टिकल स्लाइड की तरह से. तो जो डेवलपमेंट है एक सिस्टम को फॉलो करती है, मतलब कि पहले कोई इन्फेंट है, फिर वो अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड में आएगा, ठीक है, फिर लेटर अडल्टहुड में आएगा, और उसके बाद वो आता है ओल्ड एज में. अंडरस्टैंड? सो इट कांट बी लाइक कि कोई पहले अडल्ट था और सीधा अगर वो इन्फेंट बन जाए, ठीक है, या इन्फेंट से सीधा हमारा मिडिल अडल्टहुड में चला जाए, तो नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम को फॉलो करती है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे ब्रेक हो रही है या कहीं पे रुक रही है. ये हमारी जाती है वॉर्म टू टॉम. ओके, डेफिनेशन में आप ऐसे ही लिखेंगे चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. जो अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा जाए कि डेवलपमेंट कहाँ से होती है, तो उसका रिप्लाई करेंगे आप वॉर्म टू टॉम तक. तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तक तो जो है डेवलपमेंट हो रही है, बट जो इसके बाद वाली ये डेवलपमेंट है तो हमें दिख नहीं रही है. ये क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं, मतलब मात्रात्मक, जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि भाई इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, ठीक है, ये इतना लंबा है, मोटा है, पतला है. तो ये सारे हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस. एंड ऑन द अदर साइड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? हमारे गुण. तो उनको हम बाहर से देखकर तो बता नहीं सकते ना कि जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अडल्टहुड से मिडिल अडल्टहुड तक जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो तो बढ़ रही है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे अपने यंग अडल्टहुड में थे वैसे ही अपने मिडिल अडल्टहुड में हैं. तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ऐसे ही ऑन लेटर अडल्टहुड एज वेल. तो आपको आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा कि हमारे बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं हुए. तो उनका कहने का मीनिंग क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस जो है हमसे ज़्यादा है. तो मतलब उनकी डेवलपमेंट हुई है, तो वो कौन सी डेवलपमेंट है? क्वालिटेटिव. क्योंकि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो हमारी एक स्टेज तक जाती है, उसको हम बोल देते हैं मैच्योरिटी स्टेज भी बोल देते हैं हम उसको. लेकिन उसके बाद भी हमारी जो डेवलपमेंट चलती रहती है, तो वो किस वे में चलती है? वो हमारी क्वालिटेटिव वे में चलती है, ठीक है. जो क्वालिटी है हमारी लाइफ की वो हमेशा इम्प्रूव होती रहती है. तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? वॉर्म टू टॉम, दैट इज गर्भ से कब्र तक. प्लीज नोट इट. अंडरस्टैंड? तो डेवलपमेंट क्या है? एक सिस्टम से चलती है, लगातार चलती है, और क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव सारे चेंजेस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड. ये क्या है? शैशवावस्था से वयस्कता तक एक अनुशासन के रूप में जो मानव विकास है, हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट है तो हमारी सारे फेज में ही होती है, हमारी लाइफ के जितने भी वेज है तो उसमें हमारी क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. तो उसको हमने जर्नली 3 एस्पेक्ट्स बना दिए कि हमारे भाई ये एस्पेक्ट्स हैं, हम इनमें क्या करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करेंगे. तो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो जैविक और भौतिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमें दिख रही है, हमारी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये हमारा हो जाएगा पहला पहलू हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का. तो सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है? कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है. तो संज्ञानात्मक या बौद्धिक, ठीक है, हमारा माइंड कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड की डेवलपमेंट कैसी होती है. तो जो लैंग्वेज होती है वो इसी का पार्ट होती है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? हम फिजिकली नहीं सीखते ना, हम माइंड से सीखते हैं लैंग्वेज. तो वो एक कॉग्निटिव स्किल हो गया. थर्ड हमारा तीसरा पहलू आता है बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप, ठीक है. हमारा बिहेवियर, तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा? इमोशंस पे. तो इमोशंस भी हमारे इसी एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है. तो बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप्स, व्यवहार और रिश्ते जो आते हैं हमारे, वो थर्ड एस्पेक्ट में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट. तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो क्या होगी? तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, क्यों और कैसे. इन क्वेश्चंस का हम आंसर पता लगाने का ट्राई करते हैं कि क्यों और कैसे जो है ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन पूरे, वो चेंजेस होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है.
ऑल्दो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्रेक हो रही है, रुक रही है, बट स्टिल वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 पीरियड्स। तो प्री नेटल पीरियड है यहाँ पे, प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है हमारा, बिफोर बर्थ का। ये हमारा यूजुअली टाइम पीरियड इसका होता है 9 months एंड 10 days। ये हमारा वॉर्म पीरियड होता है जो, ठीक है, जो गर्भ में हमारा टाइम होता है। इन्फेंसी स्टेज ये क्या होती है, फ्रॉम बर्थ टू 2 years जो बच्चा होता है वो होती है इन्फेंसी स्टेज की, उस स्टेज पे जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 years, 2 से 6 साल तक की जो डेवलपमेंट है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, इसमें हम देखते हैं कि 6 से 12 वर्ष में जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है हमारा एडोलसेंस, दैट इज 12 to 18 years। इसमें हम स्टडी करेंगे चेंजेस जो आए हैं हमारे 12 to 18 एज के टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रीनेटल स्टेज, दैट इज प्रसव पूर्ण अवस्था, ठीक है, ये होती है 40 weeks बिफोर बर्थ, और इसको हम 240 days भी बोल सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 240 days होते हैं जो हमारा टाइम होता है 9 month और 10 days का। तो इसको हम, इसमें हमारी 3 स्टेजेस होती है, एक होता है जायगोट पीरियड, फिर आता है जर्मिनल स्टेज, और फिर आती है थर्ड हमारी फीटस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जायगोट पीरियड के बारे में देखते हैं। तो ये जायगोट पीरियड क्या होता है, बेसिकली एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। ये क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। तो जो बिल्कुल फर्स्ट 2 weeks होते हैं हमारी लाइफ के, उसको हम बोलते हैं जायगोट पीरियड, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनिज काल। तो जो जीवन के पहले 2 सप्ताह होते हैं हमारे फर्टिलाइज्ड एग वाले, तो उनको हम बोलते हैं जायगोट पीरियड। नेक्स्ट स्टेज है हमारी एम्ब्रियो पीरियड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण काल। एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड जेस्टेशनल वीक, ठीक है। देखो सेकेंड जेस्टेशनल वीक से पहले तक तो हमारी जायगोट स्टेज थी, उसके बाद आ जाता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। ये हमारा सेकेंड जेस्टेशनल वीक से कहाँ तक जाता है, 8 जेस्टेशनल वीक, ठीक है। भ्रूणकाल दूसरे गर्भकालीन सप्ताह से 8वें गर्भकालीन सप्ताह के अंत तक, तो ये क्या होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड होता है। इसमें क्या चेंजेस होते हैं, अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो बन जाता है, ठीक है। और इस पीरियड के एंड होने तक जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक टाइनी ह्यूमन की तरह ये अलग से फंक्शन कर रहा है। मतलब जब तक ये हमारा एंड आता है एम्ब्रियो पीरियड का, तो इसके फीट, ठीक है, इसका फेस, हैंड्स, तो जो है ये डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसका प्रेजेंट होता है। तो इस टाइम पीरियड के एंड तक है जो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, कि वो में एक अलग से टाइनी ह्यूमन है, ठीक है, वो अलग से फंक्शन कर रहा है। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। ये हमारा जाता है सेकेंड जेस्टेशनल वीक से और 8 जेस्टेशनल वीक के एंड तक, ठीक है। इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है हमारी उंगलियां, पैर की उंगलियां, बाहरी जननांग, ठीक है। तो ये सारे डेवलप हो जाते हैं, और हम देख सकते हैं इसमें कि ये एक छोटा सा इंसान हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। इसके बाद आ जाता है हमारा द पीरियड ऑफ फीटस, एक्सपेंड फ्रॉम 9th जेस्टेशनल वीक टू बर्थ, ठीक है। तो 8th वीक के एंड तक तो हमारा था एम्ब्रियो पीरियड, उसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई ऑर्गन्स की हमारी, ठीक है, साइकोलॉजिकल सिस्टम आकर हो गया। अब 9th जेस्टेशनल वीक्स से लेके बर्थ तक, 9वें गर्भकालीन सप्ताह से जन्म तक क्या होता है, जो पहले 8 वीक्स में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। जिससे पहले हैंड्स डेवलप हो गए थे, तो अब हैंड्स अपने इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वो पूरे पर्टिकुलर अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑर्गन्स थे वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, 9th जेस्टेशनल वीक से बर्थ तक चलती है ये। तो इसमें जो पहले 8 वीक में डेवलपमेंट हुई होती है वो इम्प्रूव होती है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो बहुत तेजी वाले से रेट से बहुत जल्दी जल्दी वो है ग्रो होता है। तो आफ्टर बर्थ, तो हमारी फर्स्ट स्टेज आफ्टर बर्थ क्या होती है, इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो उसमें 2 पीरियड में हमने उसको डिस्क्राइब किया। एक होता है पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट, दैट इज जब बच्चे का जन्म होता है
उससे लेके जब हम उसकी गर्भनाल को काट कर और उसमें गांठ मारते हैं, ठीक है, बांधते हैं, तब तक का जो पीरियड होता है पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट होता है। और पॉर्चुनेट एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी एज सच कोई हिंदी नहीं है, तो हम इसको हिंदी में भी पॉर्चुनेट ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ नियोनेट। अब हमने कट करके टाई कर दिया गर्भनाल को, उससे लेके एंड ऑफ सेकेंड वीक, ठीक है, तब एंड ऑफ सेकेंड वीक तक की जो हमारी टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ नियोनेट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम क्या देखते हैं इन्फेंट्स में, तो रैपिड रेट होती है, रैपिड ग्रोथ होती है उनमें फिजिकल, ठीक है, फिजिकली वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट उनमें बहुत अच्छे रेट से होती है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, ठीक है, मोटर स्किल्स क्या होती है कि स्पीड आने लग जाती है बच्चे में, कि थोड़ा फास्ट फास्ट वो काम करने लग जाते हैं, कुछ जैसे क्रॉलिंग करने लग गए, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे चलने का ट्राई करते हैं, एक्यूरेसी आने लग जाती है, पहले क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, फिर खड़ा होना सीख रहे, तो फिर खड़े होने में उनकी एक्यूरेसी आ गई कि ऐसे खड़ा होना है, वो खड़ा होना सीख गए हैं। हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, सी वो कहाँ से आए हैं, वो वॉर्म से आए, वहाँ पे उनको बिल्कुल डिफरेंट एनवायरमेंट था, अब वो रियल वर्ल्ड में आ गए, तो यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वो अपने एनवायरमेंटल की इन्फ्लुएंसेस के लिए। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बहुत एक वैक्यूम टाइप बहुत हॉट रूम में ही रखा जाता है, ठीक है, अच्छे से, कि भाई ज़्यादा हवा न लगे, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ये होता है प्रारंभिक बचपन जो 2 से 6 साल तक का होता है। ये होती है हमारी टॉय एज या प्ले एज। इसमें क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं खिलौनों से, ठीक है, या वैसे छोटे मोटे गेम्स वो खेलने लग जाते हैं। देखो इससे पहले क्या था, हमारी इन्फेंसी थी। इन्फेंसी में क्या होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, बच्चे अपने बालों को पकड़ लेते हैं और फिर रोते रहते हैं। तो इससे क्या हमें दिखता है कि भाई उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो गए हैं, लेकिन वो ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप हुए हैं, मतलब जिसमें उनके लार्जर बॉडी मूवमेंट्स होती है, जैसे चल सकते हैं, वो क्रॉल कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने बाल पकड़ लिए तो उसको छोड़े कैसे, ठीक है, बस उन्होंने, उनके फिंगर्स ऐसे थे, उन्होंने ग्रैस्प किया और वो रोने लग गए। तो आगे का तो उन्हें नहीं पता कि भाई अपने बाल हमने ही पकड़ रखे हैं, इसको छोड़ देंगे तो हमें पेन होना बंद हो जाएगा। तो इस अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, हमें पता होता है, हमारी चॉइस होती है कि हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, किसी चीज़ को नहीं पकड़ना, तो तभी हम अपने खिलौनों से अच्छे से खेल पाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है प्लेस। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर सोशलाइजेशन, तो इससे पहले क्या था, बच्चा खुद पे ध्यान देता है कि चलना कैसे है, उसके आसपास बस एक फैमिली वाले मेंबर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसका सोशलाइजेशन होता है, हम उसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं, वो अलग अलग चीज़ें देखता है, उसके माइंड डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। क्रूशल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट थी। लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, किससे लिंक है ये हमारा, प्लीज टेल मी, ये हमारा लिंक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कॉग्निटिव दैट इज संज्ञानात्मक विकास, हमारे माइंड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, अब माइंड से ही तो सीखेंगे ना लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी बहुत क्रूशियल पीरियड है। रैपिड रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो इसमें भी बहुत रैपिड रेट से जाता है। तो ये जो है एज, ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें चाहिए कि हम बच्चों को सोशलाइजेशन करने दें, उनको ज़्यादा बाउंड ना करें, क्योंकि अगर किसी भी स्टेज में हम ऐसे होता है कि बच्चे को ज़्यादा बाउंड करते हैं या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ उस बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। ये होती है हमारी 6 to 12 ईयर्स की। तो इसमें क्या होता है, 6 से 12 साल के बच्चे यूजुअली कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो विद्यालय की एज हो गई है। और ये हो गया गैंग एज, मतलब आप देखोगे 6 से 12 साल के बच्चे हैं जो वो थोड़ा समूह में मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे यूजुअली लॉनली बैठे हैं अकेले, तो वो समूह में रहना पसंद करते हैं। एंड एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी। अब सूडो मैच्योरिटी क्या हो गया, सूडो काइंड ऑफ कि उनको लगता है कि बस वही सब कुछ है, उन्हें ही सब कुछ आता है। आपने देखा होगा ना 6 से 12 वर्ष के बच्चे, उनको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, और किसी को अपने आगे वो कुछ ऐसे लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये एज होती है सूडो मैच्योरिटी वाली, एज ऑफ सेम सेक्स फ्रेंडशिप। तो आपने देखा होगा, आपने सोसाइटी में भी आपने देखा होगा, मोहल्लों में, कि जो एज, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो सेम सेक्स फ्रेंडशिप करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अगर गली में बच्चे खेल रहे हैं तो
अगर गर्ल्स है तो उनका गर्ल्स का एक ग्रुप हो जाएगा, वो खेलेंगे, और बॉयज़ है तो उनका एक ग्रुप हो जाएगा, वो खेलेंगे। तो ये एज होती है सेम सेक्स फ्रेंडशिप की। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी अडल्सेंस, किशोरावस्था। तो एक होती है अर्ली अडल्सेंस और एक होती है लेटर अडल्सेंस। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो होती है हमारी 12 से 16 वर्ष तक, और जो बाद की किशोरावस्था होती है वो हमारी 16 से 18 वर्ष तक होती है। तो एडल्सेंस, तो ये एडल्सेंस आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड है एडल्सेरे, ठीक है, ये हमने उससे लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये हमने लैटिन वर्ड से लिया है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। अब आप पूछोगे स्टैनली हॉल कौन थे? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेफिनेशंस जो किसी ने दी है तो आप उनका नाम याद रखो, क्योंकि आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि वो सेड दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो आपको लिखना होगा स्टैनली हॉल, ओके। ये एज होती है हीरो वर्शिप की। आपने देखा होगा बच्चों के कुछ फेमस कार्टून्स या कोई मूवी कैरेक्टर उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो मतलब उसी की साइड हो जाते हैं कि उनको बोलते हैं ना कि छोटा भीम भी लड्डू खाता है, आप भी खा लो, छोटा भीम जैसे ताकतवर हो जाओगे, ठीक है। तो वो हो जाता है बिल्कुल इन्फेंसी में। लेकिन अब क्या है, थोड़ा मूवी थोड़ा रियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो उनके फेमस एक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का फेमस एक्टर्स होगा शाहरुख खान, किसी का सलमान खान, ठीक है, तो वो हीरो को वर्शिप करते हैं। और अगर आपने देखा कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनका अलग अलग हीरो है, तो वो अपने हीरो को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन वो उनके लिए फाइट भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, तूने शाहरुख खान के बारे में बुरा बोला तो बोला कैसे। तो ये एज होती है हीरो वर्शिप करने वाली। इमोशनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो ये क्या स्टेज होती है? इसमें हमारा बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काइंड ऑफ डेवलप हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चे खुद ही की कन्फ्यूजन में घुसे रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनूँगा, मेरा क्या होगा। उनको मतलब अपनी आइडेंटिटी के बारे में उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्या होता है? एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड किसके लिए होता है? अडल्टहुड के लिए, क्योंकि अडल्सेंस के बाद क्या आएगा? अडल्टहुड, ठीक है। तो इसको एक ब्रिज भी बोल देते हैं हम, क्योंकि ब्रिज क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ब्रिज को क्रॉस करके, तो वही हो गया। अडल्सेंस से हम कहाँ जा रहे हैं? अडल्टहुड पे जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। नेक्स्ट कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एडल्सेंस में। तो एक होता है जो मेनली गर्ल्स में देखा जाता है, और सेकंड होता है जो बॉयज़ में देखा जाता है। तो गर्ल्स में पर्टिकुलरली देखा जाता है एनॉक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होती है? फास्टिंग या डाइटिंग होती है। ये गर्ल्स करती है यूजुअली अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए, ओके। और सेकंड होता है हमारा बुलिमिया। इसमें बिंज ईटिंग होती है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली खाते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसी एज वाले लड़कों को, वो खाते हैं, उन थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं कि भूख लग गई, फिर खाने लग जाते हैं। तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो एडल्सेंस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाएं और सिद्धांत। तो हमने पहले देखा था इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड कि जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस है, सिस्टमेटिक है, और ये क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व करती है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब मात्रात्मक चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं, और क्वालिटेटिव चेंजेस जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन हमारे अंदर जो गुण है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों चेंजेस को इन्वॉल्व करती है, विच आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब वो बढ़ रहे हैं, वो डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं, नहीं, वो हमेशा बढ़ रहे। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं और एक ऑर्डर में वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली प्रोसेस है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? वॉर्म से टॉम तक। ये बिल्कुल प्रीनेटल पीरियड से हमारी स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट अकर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। तो डेवलपमेंट हमारी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है कि हम फिजिकली कैसे डेवलप हो रहे हैं, इमोशंस हमारे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, एंड मेंटली हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, ओके। सो डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाइड, हम ठीक है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिवर्स, ओके। मॉडिफाई हम इसको कर सकते हैं कैसे? देखिए, अब एक इन्फेंट है, ठीक है, फिर आ गया ठीक है, इन्फेंट था, अर्ली चाइल्डहुड आ गया, लेटर चाइल्डहुड आ गया, और फिर बन गए हम अडल्ट।
तो देखिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अडल्ट से वापस इन्फेंट बन जाऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा बोले कि मैं 10 साल का हूँ बट मुझे तो 5 साल का बनना है, मुझे फिर से वैसा बनना, मुझे स्कूल में नहीं जाना, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम लेकिन उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे हम 5 साल के बच्चे की तरह एंजॉय करें जैसे वो एंजॉय करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हम मॉडिफाई इसको कर सकते हैं डेवलपमेंट को, बट इसको रिवर्स हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट लीड्स इन पर्सन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस की तरफ जो है डेवलपमेंट हमें लेके जाती है। कैसे, जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हम हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती जाती है तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जब बढ़ते हैं तो वो प्रोसेस हमारी होती है डेवलपमेंट। और जो कोई चेंजेस हमारे, अगर इलनेस है उसकी वजह से कोई चेंजेस आ गए तो वो हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, एक होती है ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हमारी डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो सबसे पहले आती है ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि। ये क्या रेफर करती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, लाइक साइज, शेप, वेट, हाइट एटसेट्रा। तो इस बच्चे को हम देख सकते हैं कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, कलर कैसा है, इसके बालों का कलर कैसा है, इसकी आइज़ कैसे कलर की है, ठीक है। तो ये सारे हम क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ओनली गो अप टू मेच्योरिटी। ये देखो मेच्योर हो गए उसके बाद हमारी, देखो यहाँ पे इन्फेंट, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड, अब ये एडल्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो हाइट में तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हमारी अडल्टहुड तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो ये ग्रोथ कहाँ तक जाती है, टिल मैच्योरिटी तक। क्योंकि ग्रोथ में क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हमारे यहीं तक आते हैं ना, मैच्योरिटी तक। उसके बाद तो हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है एंड इट ओनली गोज टिल मैच्योरिटी। अब इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल है कैपेलोस्यूडल प्रिंसिपल। ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट करती है हेड से डाउनवर्ड। तो ये जो डेवलपमेंट है कि बच्चा पहले स्टेबलाइज करता है अपनी नेक को। आपने देखा होगा बच्चे बैठते तो उनकी गर्दन ऐसे चली जाती है, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाते वो अपनी नेक को, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि उनकी नेक स्टेबल होगी, फिर वो अपनी बैक को स्टेबल करते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, हेड से लेके डाउनवर्ड जाती है। सेकंड जो प्रिंसिपल होता है वो है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें दिखाती है जो ग्रोथ है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बैकबोन है, डेवलप हो गई, अब नेवल है, सेंट्रल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहाँ से लेकर एक्सट्रीमीज तक जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी किस प्रिंसिपल में बताई गई है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल में। इसमें क्या होता है, देखो पहले हम अपने हाथों को ऐसे चलाना सीखेंगे, उसके बाद हम फिंगर्स का यूज सीखते हैं, ठीक है। तो जो स्किल्स होती है, जो डेवलपमेंट होती है हमारी, डेवलपमेंट कहाँ तक जाती है, ग्रोस टू फाइन, ठीक है। तो सब पहले ग्रोस मतलब बड़े, जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है बॉडी की, ठीक है, बड़ी मसल्स है उनको हम पहले यूज़ करते हैं, जो छोटी मसल्स हैं उनको बाद में यूज़ करते हैं। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल का यही मीनिंग है कि हमारे सेंट्रल पार्ट्स को बॉडी के से लेके एक्सट्रीमीज तक जाके जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल के अंडर आती है। अब हमारा आ गया ग्रोथ, हमने कर लिया है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी, हम मैच्योर पर्सन किसको बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं ना कि हाँ इसको अच्छे से पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये समझदार आदमी। आपने ऐसा देखा होगा आपकी फैमिली में भी बोलते हैं लोग कि भाई ये समझदार। तो वो मैच्योरिटी वाली स्टेज एक आती है कि जब हम पहचानने लग जाते हैं अपने आप को, अपने सराउंडिंग को, ठीक है, हमारे इमोशंस पे हमारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी, अब हम डेवलप हो चुके हैं। देखो अब इसकी जितनी मैच्योर होगी, ये हाइट है तो वो ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। तो मतलब ये फिजिकली डेवलप होंगी और मेंटली भी ये डेवलप हो चुके होते हैं बहुत एस्पेक्ट्स से, ठीक है। इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी।
अब ये हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें यहाँ पर डील करना है कि अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो उनको हमें यहाँ पर कैसे जो है ऑब्जर्व करना है, राइट। तो वहाँ पर मोटर या टोन इश्यूज बच्चे को हो सकते हैं, लाइक बेबी इज़ वेरी फ्लॉपी, कि वो बहुत ढीला ढाला ऐसे रहता है एंड डजेंट मूव आर्म्स एंड लेग्स इक्वली, ठीक है, हेड लेग्स कंप्लीटली व्हेन पिक्ड अप, ठीक है। तो जब भी मतलब हम उसको उठाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ देता है अपनी बॉडी को, ठीक है, अपना थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रखता। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका जो विज़न है, उसका आई कांटेक्ट है, वो हमें हमारे फेसेस की तरफ ना दिखता हुआ दिखाई दे, राइट। कि अगर बच्चे को कुछ दिखता है, चाहे उसको समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि भाई अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो देखेगा, राइट। लेकिन अगर वो नहीं देख रहा है तो हमें इस चीज़ को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, लाइक दैट डज नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट्स विद आइज, राइट। कि भाई ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसको ऑब्जर्व करना है हमें, कि वो उसको देख रहा है बच्चा या नहीं देख रहा है, ठीक है। देन अगर हियरिंग या साउंड रिस्पॉन्स है तो उसके लिए हमें क्या करना है, नो स्टार्टर टू लाउड नॉइस डज नॉट टर्न टू मदर्स वॉइस, राइट। कि भाई अगर जैसे बच्चे चौंक जाते हैं ना एकदम से, अगर बहुत तेज़ आवाज़ सुने तो, लेकिन वो उस बच्चे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नहीं चौंक रहा है, या अपनी जब मदर की आवाज़ है तो उसको वो मुड़ कर नहीं देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें देखनी है। देन सोशल इमोशनल हमें कैसे देखना है कि नो सोशल स्माइल बाय 3 मंथ्स, ठीक है, कि बच्चे ऐसे देखने लोगों को देख कर थोड़ा थोड़ा हंसने लग जाते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं कडलिंग से। तो अगर वो चीज़ यहाँ पर बच्चा नहीं शो कर रहा है, बहुत पैसिव है, तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पर अगर मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन हमें दिख रही है तो रिलेटेबल यहाँ पर कंडीशन है कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, कि भाई उसके जो है मसल्स काम नहीं कर रही हैं, टोन का इशू है यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले हो सकता है, कि भाई उसका जो पूरा ही विकास है वो बहुत धीमी गति से यहाँ पर हो रहा है। विजुअल या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। एंड अर्ली रिस्क साइन ऑफ ऑटिज्म यहाँ पर हो सकते हैं, जब वो बहुत ही कम यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। क्योंकि ऑटिज्म बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को ही यहाँ पर अफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मान लो कोई हमसे कंसल्ट करता है कि 0 से 3 मंथ का बेबी है, तो उसमें एक स्पेशल एडुकेटर है, उसका यहाँ पर रोल क्या होगा, राइट। क्योंकि 0 से 3 मंथ का है तो उसमें एडुकेटर को बस उसके पेरेंट्स को यहाँ पर गाइड करना है कि कैसे वो उसकी जो है केयर कर सकते हैं। सो गाइड पेरेंट्स इन अर्ली स्टिमुलेशन, लाइक टॉक टू बेबी फेस टू फेस, मेक आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, सिंग, राइट। कि भाई उसको थोड़ा ज़्यादा वो स्टिमुलेट करे, थोड़ी ज़्यादा केयर करें, ठीक है। तो पेरेंट्स को अर्ली स्टिमुलेशन हमें सिखानी है कि भाई बच्चों को आमने सामने उसको कैसे आपको बात करनी है, उसकी आंखों में देखना है, मुस्कुराना है, ठीक है, उसको लोरियाँ ऐसे सुनानी है, गाने सुनाने हैं। देन एनकरेज सेफ टमी टाइम, राइट। जैसे कि हमारे डॉक्टर बताते हैं कि भाई उसकी नेक है या ट्रंक है, पीठ है, उसकी जो मांसपेशियाँ है वो अच्छे से स्ट्रोंग हो सके, तो उसको टमी टाइम है वो यहाँ पर प्रॉपर देना चाहिए। ये सब हमें उनके पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। यूज़ हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स इन सिंपल ब्लैक एंड वाइट टॉयज फॉर विजुअल ट्रैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स की, मान लो बच्चा ऐसे नहीं देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो बिल्कुल हाई कॉन्ट्रास्ट वाले की, जैसे रेड हो गया एकदम से, ठीक है, ग्रीन हो गया, तो ऐसे कार्ड्स हमें यूज़ करने कि भाई बच्चा उनको देखकर जो ज़्यादा ब्राइट सी चीज़ें लग रही हैं उनको थोड़ा फोकस वहाँ पर उस बच्चे का यहाँ पर जाए, राइट। तो काला सफ़ेद या हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड के जो सरल खिलौने हैं उन्हें दिखाकर उनकी आंखों की ट्रैकिंग हम यहाँ पर करवा सकते हैं। देन ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट रेड फ्लैग्स, रेफर टू पीडियाट्रिशियन एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, राइट। तो हमें उसको बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करना, देखना है कि इसमें रेड फ्लैग्स यहाँ पर क्या है, और जो बाल रोग विशेषज्ञ है उससे हमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए यहाँ पर जो है पेरेंट्स को गाइड करना है कि भाई आपको जो है बच्चे को जो है जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर को जो है इसको दिखाना है, ताकि वो उसको मेडिकली भी अच्छे तरीके से उसको जो है उसकी असेसमेंट कर सके। देन एक्सप्लेन टू पेरेंट्स दैट रेगुलर अर्ली इंटरवेंशन इम्प्रूव्स आउटकम्स एंड दे शुड नॉट फील गिल्टी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेरेंट्स के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग भी आती है कि भाई हमारा ही बच्चा ऐसा क्यों है। तो हमें उसको उनको उस ट्रोमा से निकालने के लिए यहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कि भाई पेरेंट्स को हमें बताना है कि भाई दैट इट इज़ नॉर्मल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक, राइट। और अर्ली इंटरवेंशन जो है वो उनके आउटकम्स को इम्प्रूव ही करेगी, राइट। कोई ऐसा सोशल स्टिग्मा यहाँ पर उनके अंदर नहीं होना चाहिए कि भाई अगर किसी को पता चलेगा कि उनका बच्चा ऐसे इस के चक्कर में वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा रहे, तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने में हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सो पेरेंट्स को समझाना है कि भाई जो जल्दी से अगर हम बच्चे की मदद स्टार्ट करते तो उसका आउटकम उस बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट। तो अब 3 से 6 मंथ में यहाँ पर जो नॉर्मल माइलस्टोन्स है वो क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, राइट, तो उसमें ये कौन से जो है कहाँ पर जो है किन एरियाज जो लाइफ के वो थोड़ा यहाँ पर डिले दिखाई देंगे। तो सबसे पहले
बच्चे यहाँ पर होल्ड हेड स्टडी, रोल्स फ्रॉम टमी टू बैक, लेटर बैक टू टमी, ठीक है, पुश अप ऑन आर्म व्हेन ऑन टमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे गर्दन को संभालना बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले गर्दन 3 महीने से पहले उनका गर्दन का बैलेंस नहीं होता, वो बैठ नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा गर्दन को आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, अपना पेट से कमर के बल ऐसे पलटियाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रोस मोटर स्किल्स ये बच्चों में आ जाते हैं। देन फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पर बच्चे के अंदर आ जाती हैं। रिचेस फॉर टॉयज, होल्ड्स अ रेटल एंड ब्रिंग्स हैंड टू माउथ, राइट। कि अब बच्चा मतलब ऐसे नहीं है कि केवल जो हाथ में चीज़ दे दी गई है तो उसको केवल पकड़ता नहीं है, बल्कि थोड़ा उसको जो है हिलाने का, जैसे आपने कोई टॉयज दे दिया तो ऐसा नहीं कि भाई बच्चा उसको पकड़ के रखा रहेगा, तो वो उसको जैसे हिलाना स्टार्ट कर देता है, जो उसका रिफ्लेक्स था, ठीक है, कि भाई इनवॉलेंट्री ग्रैस्प का वो यहाँ पर ख़त्म होने लग जाता है, और वॉलेंट्री ग्रैस्पिंग, ठीक है, कि वो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा उसके कंट्रोल में है वो उस चीज़ को, कि भाई अगर वो कोई खिलौना दे रहा है तो उसको पकड़े रख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपने हैंड को माउथ तक लेके आ रहा है, टॉयज तक थोड़ा थोड़ा जो है रीच कर रहा है। तो ये सारे जो है फाइन मोटर स्किल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। देन लैंग्वेज, मोर कूइंग, लाफिंग साउंड्स एंड देन रिस्पॉन्स टू वॉइसेस मे क्वाइटन व्हेन स्पोकन सॉफ्टली, राइट। तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर हमेशा होगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कूइंग करेगा, थोड़ी सी लाफिंग की वॉइस निकालेगा, और जो भी वॉइसेस होंगी उनसे वो रिस्पॉन्ड करेगा, भले ही उसको समझ में ना होती, लेकिन जब उसको कोई इनपुट यहाँ पर मिलेगा तो वो अपनी साइड से जो है कोई ना कोई आवाज़ निकाल के उसका रिस्पॉन्ड करने का यहाँ पर सोचेगा, ठीक है। देन सोशल, सो ऑफन स्माइल करता दिखेगा बच्चा, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर को देखकर रोता, या जैसे कोई फ्रेंडली उसको फैमिली मेम्बर दिख रहा है, या कोई अगर हम ऐसा जेस्चर कर रहे हैं जैसे बच्चों को देखकर सब करते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा स्माइली फेस यहाँ पर बनाते हैं। सो स्माइल ऑफन, एंजॉयज प्ले, रिकॉग्नाइज फैमिलियर फेसेस, राइट। तो ये सामाजिक चीज़ें, जैसे कि वो बार बार जो बच्चा है मुस्कुराता दिखेगा, खेल खेल में खुश होता है, और पहचाने हुए चेहरों को, ठीक है, कि जो जाने पहचाने चेहरे, तो उनको थोड़ी थोड़ी पहचान यहाँ पर बच्चे के अंदर बनने लग जाती, राइट। लेकिन अब अगर इसी एज में 3 to 6 मंथ या 5 to 6 मंथ कोई बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन से पॉसिबल इश्यूज हमारे लिए जो है हो सकते हैं, जिनसे हम डिटेक्ट कर पाएँ कि भाई ये बच्चा स्पेशल नीड वाला है, या कोई डिसेबिलिटी इस बच्चे को हो सकती है, राइट। कि वो अगर किसी भी चीज़ को अभी भी नहीं होल्ड कर पा रहा है, जैसे हमने देखा कि 3 से 6 महीने का बच्चा, मान लो 3 नहीं तो 4th मंथ में या 5th मंथ में जो है बच्चा चीज़ों को थोड़ा वॉलंटरी ग्रेस्पिंग करना सीख जाता है, मतलब वो अपने मन से उस चीज़ को पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने जैसे बाल पकड़ लिया, वो रो रहा है तो उसको अपना जो है बाल को छुड़ाना नहीं आएगा, तो वो अब चीज़ों को वॉलंटरी ग्रेस्पिंग जो है उसकी बढ़ रही है। लेकिन अगर वो फिर भी अब जब 5 से 6 महीने तक भी अगर उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाई ये डिले यहाँ पर बच्चे के अंदर क्यों हो रहा है। नो ट्राइंग टू रोल एट ऑल, ठीक है, जैसे कि हम बच्चे को लिटा देते हैं तो वो अपने टमी पर आता है, या ऐसे फिर टमी से दोबारा बैक की साइड से फ्लिप करता है, ठीक है, पलटने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन लिटिल एफर्ट्स टू रीच फॉर टॉयज, ठीक है, और खिलौने, मतलब कुछ दिख रहा है उसको खिलौना है तो उसकी तरफ जो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है बच्चा, कोई एक्साइटमेंट है यहाँ पर, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। एंड वेरी लिमिटेड कूइंग, मोस्टली क्वाइट एंड ओनली क्राइंग, राइट। या वो कूइंग है, जैसे स्माइली फेसेस है, ठीक है, तो वो नहीं कर रहा है, और मोस्टली या तो वो क्वाइट रहता है या वो रोने के मूड में ही रहता है, रोता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। कोई सोशल स्माइल नहीं दे रहा है कि भाई उसको कोई अगर फैमिली मेम्बर दिख रहा है तो वो एकदम से हंस रहा है, या कोई अच्छा जेस्चर या कोई फ़नी एक्टिविटी कर रहा है, तो उनको देखकर अगर वो नहीं हंस रहा है, बच्चों को देखकर नहीं हंस रहा है, ठीक है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं कर रहा है ड्यूरिंग प्ले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें कोई ऐसे सिम्टम जो है दिखा सकते हैं कि भाई बच्चे में कोई डेवलपमेंट डिले है, या हाँ बच्चा किसी स्पेशल नीड्स का जो है केस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं कि भाई जैसे मोटर डिले अगर हमें दिख रहा है कुछ, कि भाई बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, टॉयज दिख रहे हैं तो उनकी तरफ जो है कोई भी वो जो है मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है सेरेब्रल पाल्सी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, कि कोई आवाज़ आ रही है, मदर उसको बुला रही है, या कोई भी ऐसे ज़ोर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। कोई खिलौना है, हमने उसको रख दिया या हम उसको शो कर रहे हैं, तो उसको तरफ उसकी आइज़ की मूवमेंट ही नहीं जा रही कि भाई जिस तरफ हम खिलौना लेकर जा रहे हैं वो उस तरफ नहीं देख रहा है, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट का केस हो सकता है। या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या अर्ली जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर उस बच्चे को हो सकती है। और अगर बहुत ही कम सोशल रिस्पॉन्स है कि भाई जो है स्पेशली अगर कोई सामाजिक सेटिंग है, सोशल सेटिंग है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पर जाते ही बच्चा बिल्कुल ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है, या बिल्कुल अगर 1-2 पर्सन उसके साथ है तभी वो अच्छे से रहता है, तो यहाँ पर ये ऑटिज्म का केस भी जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का
क्या काम होगा, ठीक है, कि आपने देखा कि भाई नॉर्मल बच्चा ऐसी चीज़ें कर सकता है, देन अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो वो बच्चा यहाँ पर ये चीज़ें कर सकता है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर है, कोई पेरेंट्स अब आपसे कंसल्ट करता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सो विद अ फिजियो टू प्रमोट रोलिंग एंड रीचिंग यूज टॉयज जस्ट आउट ऑफ रीच, ठीक है। तो आपको किसी फिजियो या किसी डॉक्टर के साथ मिलकर, जो भी स्पेशल डॉक्टर है, तो उनके साथ मिलकर आपको जो है बच्चे के लिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी करनी है, ठीक है। उसको कैसे कि भाई क्या बच्चा आलस के कारण नहीं कर रहा है, कोई मेडिकल इशू है या कोई डिसेबिलिटी यहाँ पर है, तो उन सबको फाइंड आउट करना है। शो पेरेंट्स प्ले बेस्ड एक्सरसाइजेस जैसे टिकलिंग, फीट टू मूव लेग्स, जेंटल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को एक्सरसाइज में दिखाना है कि भाई जो उसके पैरों में हल्का सा वो गुदगुदाना करे, ठीक है, गुदगुदी करे, जिससे बच्चा टिकलिंग होने को पैर की मूवमेंट यहाँ पर करे, ठीक है। जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जैसे कि थेरेपिस्ट यहाँ पर बताए। एंड फॉर सस्पेक्टेड हियरिंग इश्यूज encourage sound localization games and strongly suggested hearing test, right। अगर कोई hearing problem का लग रहा है पेरेंट्स को, और जो स्पेशल एजुकेटर है हमें लग रहा है बच्चे को है कि भाई कोई भी आवाज़ आ रही, तो बच्चा उस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, या बिल्कुल एकदम से जब बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है तो बच्चा कोई साइन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पर वहाँ पर साउंड लोकलाइजेशन जो गेम्स है और स्पेशली जो हियरिंग टेस्ट है OAU एंड BARA, उसकी हमें सलाह देनी कि भाई ये टेस्ट हमें जो है बच्चे का यहाँ पर कराना है, ताकि वो हमें कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाए कि भाई बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है, राइट। ये सारे टेस्ट भी हम अपना हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले सेक्शन में करेंगे। एंड फॉर सोशल डेफिसिट, ठीक है। सो अगर सोशल बच्चा कमी है कि भाई बच्चा बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाता है, या बिल्कुल अगर एक या दो मेंबर है तभी वो शांति से बच्चा रहता है, तो उनको देखना है टीच पेरेंट्स टू डू फेस गेम्स, पिकअबू, इमीडिएट बेबीज साउंड टू बिल्ड इंटरेक्शन, राइट। तो जब सोशल बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चों को जो है चेहरे पर आधारित यहाँ पर गेम खेलना है, जैसे पिकअबू, और बच्चे की आवाज़ इमिटेट करना यहाँ पर हमें सिखाना है। एंड कीप अ डेवलपमेंटल डायरी एंड शेयर कंसर्न्स विद मेडिकल टीम, राइट। और क्या करना है, बच्चे की जो भी डेली की हमें पेरेंट्स को बोलना है कि भाई एक डायरी मेंटेन यहाँ पर करनी है उनको, कि जहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट है, पहले बच्चा कैसा था, आज हमने थोड़ा सा उसको, जैसे थेरेपिस्ट ने कोई थेरेपी यहाँ पर बताई है, कैसे स्ट्रेचिंग करना बताए, तो उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो उनको यहाँ पर डेली नोट डाउन करनी, ताकि जब भी वो अपनी मेडिकल टीम या डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको अच्छे से यहाँ पर जो है डिस्कस कर सके, राइट। देन हम बात करते हैं 6 to 9 मंथ्स की, ठीक है, कि अगर 6 से 9 महीने का कोई बच्चा है, तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, फिर हम देखेंगे कि भाई अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला है या डिसेबिलिटी वाला है तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। सो ग्रोस मोटर में क्या होगा, सिट्स विद सपोर्ट, जैसे कि हम पीलो बच्चे के पीछे लगा देते तो वो थोड़ा बैठने लग जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके फिर वो विदाउट सपोर्ट यहाँ पर बैठने लग जाता है। रोल्स बोथ साइड एंड मे स्टार्ट क्रॉलिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा थोड़ा सा बैठना, पहले सहारे के साथ, फिर बिना सहारे के, फिर पलटना, और फिर क्रॉलिंग करना जो है इस एज में बच्चा स्टार्ट कर देता है। देन फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पर उनके डेवलप होंगे। ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, राइट, कि एक हाथ में कोई उसकी चीज़ है तो वो उसको धीरे धीरे जो है दूसरे हाथ में कैसे देना है, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। बैंक्स चॉइस एक्सप्लोर विथ हैंड्स एंड माउथ, राइट, और खिलौनों को जैसे बजाना है, स्पेशली इसीलिए जो है इस एज में बच्चों को जैसे आवाज़ वाले खिलौने दिए जाते हैं, और हाथ और मुंह से चीज़ों को एक्सप्लोर करना वो सीख जाता है, ठीक है। देन लैंग्वेज बैबल्स लाइक बाबा, मामा, रिस्पॉन्ड टू ऑन नेम, कि अगर कोई इसका खुद का नाम ले रहा है, ठीक है, तो उस पर रिस्पॉन्ड करना, जो टोन है उसको अंडरस्टैंड करना, तो वो यहाँ पर सीख जाता है, राइट, कि जैसे नो 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 नो, उसको थोड़ा पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर आपको नो बोला जा रहा है, यस बोला जा रहा है, ठीक है। देन सोशल सामाजिक अगर हमें देखना है तो स्ट्रेंजर एंजाइटी यहाँ पर हो जाती है, कि भाई कोई स्ट्रेंजर देख के उसको लगेगा कि भाई ये तो मेरा नॉन नहीं है, ठीक है, उसको देखकर उसको थोड़ी एंजाइटी यहाँ पर हम देखेंगे। एंजॉइंग गेम्स लाइक क्लैपिंग एंड पीकअबू, ठीक है, और ऐसे गेम्स को जो है बच्चा एंजॉय यहाँ पर करता दिखेगा। अनजान लोगों से उसको झिझक और घबराहट हो सकती है, और ताली बजाने या छुपम छुपाई जैसे गेम है वो यहाँ पर पसंद करेगा। तो ये सोशल जो है बिहेवियर्स एक नॉर्मल बच्चा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर कोई बच्चा डिसेबिलिटी वाला है तो वहाँ पर क्या जो है पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनको हमें ऑब्जर्व करना है, राइट। सो नॉट ट्राइंग टू स्टैंड इवन विद सपोर्ट, ठीक है, कि कोई बच्चा मान लो अब क्या है बैलेंस बनाना सीखते हैं इस एज में, कि वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग सीखता है, लेकिन अगर कोई बच्चा सहारा देने पर भी यहाँ पर खड़ा होना है, बैठना नहीं सीख रहा है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। लेग्स वेरी स्टिफ्स और टू फ्लॉपी, ठीक है, या तो पैरों को वो बिल्कुल ऐसे बहुत कड़े रखता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं मोड़ने देते, या बहुत ढीले रखता है, ठीक है, कि वो बैलेंस नहीं बना रहा है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। देन कैन नॉट पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद फिंगर्स, ठीक है, कि उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको फिंगर्स का कैसे यूज़ करना है
उससे कैसे उनको उठाना है, अगर वो नहीं उठा पा रहा है, देन नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड डज नॉट फॉलो कम गिव, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं आ जाओ ऐसे कम इशारे से भी बोलते हैं, साथ ही हम वर्ड्स बोलते हैं बच्चे को तो वो समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है तो इनको हमें यहाँ पर बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन डज नॉट यूज जेस्चर्स, नो पॉइंटिंग, नो वेविंग, ठीक है, कि कोई भी जेस्चर वो शो नहीं कर रहा है कि भाई हाय बाय, ठीक है, जैसे कि बच्चे करते हैं, तो उन चीज़ों को हमें देखना है। देन लिटिल और नो सेपरेशन एंजाइटी सीम्स इनडिफरेंट, ठीक है, कि कोई इसको अपनी मम्मी के पास से लेके जा रहा है तो उसको कोई एंजाइटी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कि भाई उसकी मम्मी से कोई स्ट्रेंजर उसको ले रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना है कि भाई ये यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसा कि हम यहाँ पर केसेस देखेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का क्या काम होगा? सो एनकरेज पुल टू स्टैंड विद सेफ फर्नीचर, होल्ड चाइल्ड्स हैंड टू प्रैक्टिस स्टेपिंग विद फिजियो एडवाइस, राइट। तो कोई जो सुरक्षित फर्नीचर है, जैसे कोई नुकीला फर्नीचर ना हो, वहाँ पर हमें उसको कैसे सहारा देकर खड़ा करना है, जैसा भी फिजियो यहाँ पर सलाह दे कि उसको उसकी कंडीशन को चेक करके कि भाई वो बहुत स्ट्रिक्ट रख रहा है अपनी बॉडी को या बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ दे रहा है जिसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो जो यहाँ पर एडवाइस देंगे उनको हमें फॉलो करना है, वो हमें उसके पेरेंट्स को बताना है। देन यूज़ पिंसर ग्रैस्प गेम्स, लाइक जैसे फिंगर्स से कैसे किसी चीज़ को उठाना है। सो पिकिंग अप स्मॉल सेफ फूड, लार्ज बीट्स ब्लॉक्स, ठीक है, तो उसके लिए जो छोटे छोटे सुरक्षित खाने के टुकड़े हैं, थोड़े मन के हैं या ब्लॉक्स हैं, ताकि वो अपने फिंगर्स का यूज़ करना, चीज़ों को उठाना वो सीख जाए, तो वो हमें करानी है। देन बिल्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज, हमें कंसिस्टेंट यूज़ करना है ताकि बच्चा उन वर्ड्स को थोड़ा और ज़्यादा समझे, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज को यहाँ पर हम डेवलप कर सके। एंड रिपीट्स कमांड इन रूटीन, राइट, कि कम कम सिट गिव, ठीक है, तो जो भी कमांड्स हैं, ठीक है, कि आओ बैठो, ठीक है, ये दो ये लो, तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे को सिखानी है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ताकि बच्चा जब बार बार वो सुने उस चीज़ को तो वो यहाँ पर उसको समझने लगे। देन अगर हमें लग रहा है कि भाई कोई ऑटिज़म का केस है कि बच्चे की जो लैंग्वेज यहाँ पर है वो अफेक्ट हो रही है, उसका कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर जेस्चर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे हम उसको, जैसे किसी इमेज की साइड पॉइंटिंग करना, जैसे वेव करके हैंड से बाय बाय सिखाना, ठीक है, हैंड ओवर हैंड, ये हाथ पकड़ कर जो उसकी हेल्प कराना है, तो ये सारे टास्क करने पड़ेंगे। एंड रिवॉर्ड एनी अटेम्प्ट टू इमिटेट, राइट, और जब भी वो कोई नकल करने की ट्राई करेगा तो उसको इमिटेट करना, उसको इमिटेट कर रहा है तो उसको प्रेज करना है कि उसने कितना अच्छा किया, ताकि दोबारा वो इस चीज़ को यहाँ पर रिपीट करे। देन अगर बच्चा 1 to 3 ईयर का कोई भी नॉर्मल बच्चा है तो वो यहाँ पर जो है क्या डेवलपमेंट शो करता है वो हम देख लेते हैं। सो जो 1 से 2 साल का बच्चा है जैसे, तो उसमें मोटर स्किल्स क्या डेवलप होंगे कि वो खुद से चलना सीख जाएगा, क्लाइंब करना फर्नीचर पे और रनिंग करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो 1 से 2 साल का जो बच्चा है वो अपने आप चलना, फर्नीचर पर चढ़ना और दौड़ने की कोशिश करना, ये अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा तो वो हमें उसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। दैन जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, स्क्रिबल करना, 2-4 ब्लॉक का एक टावर बनाना, जैसे पेज वगैरह हैं उनको टर्न करना, तो वो यहाँ पर सीख जाएगा, राइट। तो सूक्ष्म चीज़ें क्या सीखेगा वो कि भाई कागज़ पर लकीरें लगाना, 2-4 जो ब्लॉक अगर देते हैं हम उसको तो उनको एक ऊपर रखकर टावर बनाना, पन्ने पलटना, ये सारे जो है डेवलपमेंट हमें शो होंगी। दैन उसकी लैंग्वेज यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। 10 to 50 वर्ड्स हैं या 2 वर्ड की जो फ्रेजेस है कि 2 शब्द को मिला के एक साथ बोलना वो स्टार्ट कर देगा, तो उसकी जो भाषा है, ठीक है, 10 से 50 शब्द वो सीख जाएगा। और 2 शब्द के वाक्य लाइक मम्मी आओ, दे दो, पानी दो, ठीक है, तो ऐसे 2 वर्ड्स को जो है मिलाकर वो एक फ्रेज बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। देन अगर सोशल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, सो पैरेलल प्ले करना, जो अटैचमेंट है अपनी फैमिली वालों के साथ या जिसके साथ वो खेलती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनके इमोशंस है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो सामाजिक अगर हम विकास की बात करें तो दूसरे बच्चों के पास खेलना, अपने माता पिता से लगाव और गुस्सा और खुशी, जो इमोशंस है वो यहाँ पर बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। देन अगर 2 से 3 साल का बच्चा है, कोई भी नॉर्मल बच्चा है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर वो भागना, ठीक है, बॉल को किक करना, जंपिंग करना, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हमें उसके अंदर दिख जाएंगे। तो मोटर स्किल्स जो है जैसे कि अच्छे से दौड़ना, गेंद को पैर से मारना और कूदना, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर शो हो जाएंगी। और फाइन मोटर स्किल्स क्या करेंगे कि भाई अगर उसको ब्लॉक देते तो आप थोड़ा लंबा टावर वो बना पा रहे, ठीक है, कि बैलेंस बना बना के एक के ऊपर एक चीज़ें रखते जा रहे हैं, स्पून का कैसे यूज़ करना है, पेज को जो है पेजेस हैं उनको 1 by 1 कैसे टर्न करना है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो अगर सूक्ष्म जो कौशल हैं उनकी हम बात करें तो जो है
6 से ज़्यादा जो है ब्लॉक, मतलब कोई भी चीज़ें अगर ब्लॉक हम उसको दे रहे हैं तो उसको रखना, ठीक है, कि उनका बैलेंस बना के उन चीज़ों को रखना वो सीख जाते हैं। चम्मच से कैसे खाना है, या जैसे पहले वो बिल्कुल ऐसे पेज पलटते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि भाई हम एक साथ कितने पलट रहे हैं, लेकिन वो एक एक करके पेजों को पलटना वो स्टार्ट कर देते हैं, राइट। देन उनकी लैंग्वेज यहाँ पर 2-3 वर्ड का, जैसे पहले वो फ्रेजेस में 2 वर्ड की एक फ्रेज बना के बोलते थे, तो यहाँ पर 2-3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सिंपल क्वेश्चंस अगर हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको खाना खाना है या ये गेम खेलना है, तो उनको वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो उनकी जो भाषा है यहाँ पर वो 2-3 शब्द की वाक्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कोई सिंपल हम प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर देना वो स्टार्ट कर देंगे, उसको समझना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, राइट। देन सोशल डेवलपमेंट क्या होगी, जैसे माइंड बिहेवियर एंड सिंपल प्रिटेंड प्ले टेंट्रम्स वो यहाँ पर सीख जाएंगे, राइट। कि भाई कोई चीज़ होती नहीं कि भाई नहीं ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, तो ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप होंगी, ठीक है। नकल वाला खेल कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो उसकी नकल करके दिखा रहा है, और जिद करना किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर हम किसी भी नॉर्मल बच्चे के अंदर ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, ठीक है, या कोई डेवलपमेंट डिले हो रहा है, तो वो हमें कैसे पहचाननी है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा 18 मंथ तक भी यहाँ पर वॉक नहीं कर रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मोटर डिले है, तो हमें उसको पहचानना है। कि 18 महीने तक भी कोई बच्चा चल नहीं रहा है या बहुत अस्थिर है, ठीक है, तो उसको हमें पहचानना है कि भाई ये कौन सा केस है, मेडिकल क्या कंडीशन है इसकी, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। देन फोर्स एक्सेसिवली कैन नॉट क्लाइम अवॉइड्स मूवमेंट, राइट। बहुत ज़्यादा गिर रहा है वो बच्चा, ट्राई कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गिर रहा है, चढ़ने उतरने से बच रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो है चढ़ने की जब ट्राई कर रहा है, तो मान लो सोफे पे बैठने की, तो वो नहीं बैठ पा रहा है, राइट। मूवमेंट्स को इसलिए वो बच्चा अवॉइड करने लग गया, तो इन सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। नो मीनिंगफुल वर्ड बाय 2 ईयर्स ओनली बैबलिंग, राइट। और 2 साल तक भी वो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, लाइक कोई फ्रेज बोलना या कोई वर्ड जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो बस बैबलिंग कर रहा है। तो अगर 2 वर्ष की उम्र तक भी वो कोई साफ और मीनिंगफुल शब्द नहीं बोलता है और बस बड़बड़ाहट करता है, तो वो हमें देखनी है। देन डज नॉट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, सीम्स नॉट लिसनिंग, ठीक है। कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आओ, दे दो, ये ले लो, ठीक है, कम, सिट, स्टैंड अप, तो ये चीज़ें बच्चे जैसे सीख जाते हैं। अगर वो इन चीज़ों को भी नहीं सीख रहा है, कोई जो सिंपल इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको भी नहीं यहाँ पर वो फॉलो कर रहा है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन, नो प्रिटेंड प्ले, नो पॉइंटिंग, राइट। और अगर कोई बच्चा आ रहा है उसके साथ खेलने को, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ है उसको जो प्रिटेंड प्ले है वो नहीं करना चाहता है, कोई पॉइंटिंग अगर हम दिखा रहे हैं किसी चीज़ को, या उसको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। अब जैसे बाहर जाने के लिए बच्चे करते हैं गेट के साइड कि भाई मुझे बाहर लेकर चलो, तो वो बहुत ऐसे रिजिड यहाँ पर जब चीज़ें दिखाता है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को भी हमें डीपली यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन वेरी रिजिड बिहेवियर, सीवियर टेंट्रम्स, की टेंट्रम्स तो बच्चे करते हैं, ठीक है, कि जिद होगी, लेकिन वो बच्चा है कि भाई उसको हमने कितना ही समझा लिया या और चीज़ें दे ली, लेकिन वो नहीं भूल पा रहा है, इतना सीवियर यहाँ पर टेंट्रम कर रहा है, कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनको हमें देखना है। तो अगर उसका व्यवहार है बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही रिजिड है, या बार बार बहुत ज़्यादा गुस्सा बच्चे के अंदर आ रहा है, कोई सेंसरी समस्या है, तो इन सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा वो सेरेब्रल पाल्सी का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, या हियरिंग इम्पेयरमेंट या लैंग्वेज जो है डिसऑर्डर बच्चे को हो सकता है, वो हमें यहाँ पर उनके सिम्टम्स को देख कर जो है फाइंड आउट करना है। देन 3 to 6 ईयर कोई भी बच्चा है, नॉर्मल बच्चा, तो वो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट शो करेगा उसको हमें देखना है, राइट। तो आपको इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, जो भी ये टॉपिक है इनको बहुत डिटेल में आपको करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई 3 साल तक का बच्चा है, तो 4 ऑप्शन वो आपको दे देंगे कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे आप ऑब्जर्व करोगे कि उस बच्चे को यहाँ पर डिसेबिलिटी हो सकती है। या जैसे डिस्क्रिप्टिव अभी KVS और NVS आपको जो है क्वेश्चंस देने वाला है, तो उन क्वेश्चंस पे आपको यही पूछ सकता है कि भाई 3 से 6 साल का बच्चा है, और आप यहाँ पर देख जो है 4 पॉइंट्स लिखो, जैसे 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर उस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से करनी है, और इनकी कोई रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको बस अपने माइंड में एक इमेज बनानी कि भाई हाँ बच्चा ऐसे करता है, सभी ने बच्चों को देखा हुआ है, ऑब्जर्व करा हुआ है, ठीक है, कि भाई बच्चे की कैसी कंडीशन होती है, तो उनसे थोड़ा रिलेट करके जो है हमें इस चीज़ को चलना है, ठीक है। तो नॉर्मल माइलस्टोन यहाँ पर 3 से 4 साल का कोई भी बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, रन्स, क्लाइम्स, पेडल्स, ट्राईसाइकिल एंड कोपीज सर्कल, ठीक है। तो जहाँ पर जो है 3 से 4 साल का बच्चा जो है दौड़ना, चढ़ना, ट्राईसाइकिल चलाना या सर्कल बनाना, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। बेसिकली वो प्री स्कूल में यहाँ पर जाकर एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, ठीक है। देन 4 to 5 वर्ड का सेंटेंस है वो बोलने लग जाता है, ठीक है। क्या है, कब है, कौन है, तो उसके जवाब वो देने लग जाता है, ठीक है। तो 4 से 5 शब्द वाले वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता, क्या, कहाँ, कौन, ठीक है। अगर उससे कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब देना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है।
देन प्ले विद अदर चिल्ड्रंस एंड शोज एम्पथी, राइट। तो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है और साथ ही सहानुभूति वाली फीलिंग यहाँ पर बच्चे के अंदर आने लग जाती है। देन 4 to 6 ईयर, ठीक है। देन हॉप्स, स्किप्स, बेटर बैलेंस एंड कॉपीज स्क्वायर ट्रायंगल्स, राइट। तो यहाँ पर बच्चे जैसे कूदना, स्किपिंग करना, अच्छा बैलेंस बनाना, या जैसे हम उनको ऐसा स्क्वायर बना के देते हैं या ट्रायंगल बना के देते हैं या स्क्वायर बना के देते हैं, तो उसको कैसे ट्रेस करना है, कॉपी करना है, वो बच्चे यहाँ पर सीख जाते हैं। टेल्स स्टोरीज एंड यूज ग्रामर, कैन फॉलो 2-3 स्टेप्स कमांड, राइट। तो कोई भी कहानी सुनाना या व्याकरण को बेहतर करना, तो अगर उनको छोटे छोटे निर्देश देंगे कि भाई पहले आपको ये करना है, तो 1-2 निर्देश तक जो है जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को समझना, वो जो हम कमांड दे रहे हैं उनको समझना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। देन फॉलो क्लास रूल्स, कोऑपरेटिव प्ले एंड बेस्ट फ्रेंड कंसेप्ट, राइट। तो यहाँ पर जो है क्लास के रूल, जैसे वो प्री स्कूल में जा रहे तो भाई कि आपको क्लास में आराम से बैठना है अपनी जगह पे, ठीक है। जब मैम काम का बोल रही है तो आपको काम करना है, तो वो सारे जो रूल्स हैं उन चीज़ों को जो है फॉलो करना वो स्टार्ट कर देते हैं। मिलजुल कर खेलना, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे इसी के साथ बैठना है, इसी के साथ खाना है, ठीक है। तो ये सारे जो है कंसेप्ट उनके आने लग जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 3 से 6 साल का है और हमें फाइंड आउट करना है कि भाई वो उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, तो अब हमें वो देखना है कि भाई क्या सिम्टम्स वहाँ पर जो है शो हो सकते हैं। सो स्टिल वेरी क्लम्जी, फ्रीक्वेंट फॉलिंग एंड कैन नॉट हुप और रन प्रॉपरली, राइट। तो अभी भी बच्चा बार बार बहुत ही क्लम्जी या बार बार गिर रहा है, ठीक से नहीं दौड़ पा रहा, नहीं कूद पा रहा, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई ये जो है यहाँ पर डेवलपमेंट डिले बच्चे के अंदर कैसे हो रहा है। देन कैन नॉट होल्ड पेंसिल प्रॉपरली, वेरी पुअर ड्राइंग एंड ब्लॉक बिल्डिंग, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक बिल्डिंग है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पेंसिल अच्छे से नहीं होल्ड कर पा रहा है, जो भी शेप्स वगैरह हैं, जो ट्रेसिंग है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को भी हमें देखना है। देन अगर उसकी स्पीच अनक्लियर है, बहुत ही कम वर्ड्स बोलता है, सेंटेंस नहीं बना रहा है जैसे कि उसके और साथी बना रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है। तो अगर उसकी बोली अस्पष्ट है, कम शब्द का यूज़ करता है, या उम्र के हिसाब से जो वाक्य है वो नहीं बनाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें देखना है। कैन नॉट फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन, डज नॉट अंडरस्टैंड क्लासरूम रूल्स, राइट। या वो क्लासरूम के रूल्स ही नहीं समझ रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे को वॉशरूम जाना है तो वो टीचर को बता के जा रहा है, लेकिन वो बच्चा है कि वो खुद ही चला जा रहा है, ठीक है। या क्लास में जब मैम बोल रही है कि भाई आपको ये ट्रेस करना है, वो फिर भी कोई और एक्टिविटी यहाँ पर करता दिखता है, ठीक है, कि जैसे वो क्लासरूम के रूल्स को समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। या जो इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहा है 2 स्टेप की कि कैसे किसी चीज़ को करना है, उसको नहीं फॉलो करना है। तो इन चीज़ों को हमें डीपली यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, कहीं ये यहाँ पर किसी डिसेबिलिटी वाले या बच्चे का केस जो है हो सकता है। देन नो पीयर इंट्रैक्शन, प्रेफर्स टू बी अलोन एंड रिपीटेटिव प्ले, ठीक है, कि जो इंट्रैक्शन है अपने साथियों के साथ बच्चा वो नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अकेले खेल रहा है, ठीक है, और खुद ही रिपीटेटिव प्ले कर रहा है। जैसे कि एक कोई खिलौना है तो उसको वो मान लो कोई टायर है उसको घुमा रहा है, जैसे स्पिनिंग व्हील होती है तो उसको घुमाया ही जा रहा है, एक ही एक्टिविटी वो बार बार किए जा रहा है। सीवियर बिहेवियर इशूज़ हैं, एग्रेशन है, सेल्फ इंजरी या एक्सट्रीम शाइनेस, ठीक है, ऐसा कोई बिहेवियर शो कर रहा है कि भाई जैसे किसी को मार दे रहा है, वो खुद को चोट पहुंचा रहा है, या बहुत ज़्यादा शर्मीलापन है कि वो बात ही नहीं कर रहा है किसी से, तो इन सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसमें वही हमारे रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, ASD, ADHD, या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी, या कोई भी मोटर डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। वो हमें जो है प्रॉपर अपना एनालिसिस करके फिर उस मेडिकल इंटरवेंशन की हेल्प से उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल रहेगा कि भाई आपको अगर पूछा जाए, मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 3 से 6 साल का बच्चा ही है, किसी पेरेंट्स ने आपको बताया, आपने ऑब्जर्व किया, तो अब आपका रोल उसमें क्या रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना, राइट, जिसमें हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री रखेंगे, उसके लिए एक प्लान बनाएंगे कि भाई हमें 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक लेके आनी। मान लो बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, तो जो प्लान है हमारा IEP, तो पहले स्टेप में हमें बच्चे को जो है ये चीज़ें सिखानी है, दूसरे मंथ में ये सिखाना है, तीसरे मंथ में ये। तो मान लो 6 मंथ का आपको एक प्लान बनाना है कि पहले बच्चा यहाँ पर 3 से 4 वर्ड ही बोल रहा है और हमें 6 मंथ के बाद यहाँ पर उसको 10 वर्ड बोलने सिखाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उसका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना जिसको हम अचीव कर सके, ठीक है। तो आपको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो देखना है कि भाई क्या प्लान यहाँ पर हमें बच्चे को बनाना है, किस तरीके का जो डेवलपमेंट इशू यहाँ पर बच्चे को फेस हो रहा है। सो क्रिएट IEP विद क्लियर गोल्स इन मोटर, लैंग्वेज, सोशल एंड प्री अकेडमिक, राइट। तो वहाँ पर कोई भी गोल हो सकता है जहाँ पर भी बच्चे को कोई इशू है कि भाई इस इशू को हमें कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे बच्चे की कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना है, ठीक है। तो मोटर, भाषा, सामाजिक और प्री अकेडमिक कोई भी क्षेत्र है तो उसके लिए स्पष्ट गोल के साथ हमें उसके लिए एक IEP यहाँ पर तैयार करनी है, एक व्यक्तिगत जो है प्लान बच्चे के लिए
तैयार करना है। इतनी मान लो कोई बच्चे को ऐसा सोशल इशू है कि भाई वो बाहर जाकर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का केस हो सकता है कि बाहर जाकर लोगों से बात नहीं कर पा रहा, तो उसको हमें क्या करना है कि एक प्लान बनाना है कि भाई पहले बच्चे को हमें पहले महीने में जो है उसका कोई फ्रेंडशिप कराने की, उसके साथ वो डेली कोई चीज़ शेयर कर रहा है, देन उसके साथ खिलाना, फिर उसको किसी ऐसे रोल प्ले में डालना कि वो किसी के साथ मिलकर परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसको हम यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ला सकते हैं कि भाई वो लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है और उसको डर यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो भी गोल हम अचीव करते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो हमें सेट करके एक अच्छा आईईपी उसके लिए बनाना है। यूज़ प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर प्री एकेडमिक, राइट, जैसे शेप, कलर्स, प्री राइटिंग स्टॉक्स हैं, तो उनके लिए प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ हमें करनी है, वो करानी, ताकि वो खेल खेल में उस चीज़ को सीख सके। देन फॉर ASD या ID, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्ट्रक्चर टीचिंग, विजुअल स्केड्यूल, सोशल स्टोरेज और पीयर मीडिएटेड प्ले। ठीक है, तो इन चीज़ों का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो कोई बच्चा हमें दिख रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का है या इंडिविजुअल डिसेबिलिटी है, उसको कोई डिसऑर्डर है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर टीचिंग रखनी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या है कि भाई एक पूरा रूटीन उनको जो है, अगर रूटीन में हम चीज़ें सिखाते हैं कि भाई अब हम आपको ये सिखाएंगे, इतना सिखाएंगे, तो उन चीज़ों को वो बच्चे काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फॉलो करते हैं। पूरा विजुअल स्केड्यूल उनको दिखाना है ताकि उनको बार बार ये दिखता रहे, उनको उनके माइंड में सेट रहे, उनको कोई अस्थिरता यहाँ पर नहीं चाहिए होती है कि भाई एकदम से अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको खेलना है, तो उनको एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, उनको लगेगा कि भाई इस टाइम पर ये काम था, राइट। तो वो उनको एक विजुअल स्केड्यूल और सोशल स्टोरीज और पीयर के साथ जो गाइडेड प्ले है वो करके हम चीज़ों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। देन फॉर बिहेवियर, यूज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, टोकन सिस्टम एंड बिहेवियरल प्लान, राइट। तो यहाँ पर जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं, ठीक है, कि उसको बिहेवियरल इश्यूज़ कोई हैं, तो उसके लिए हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रख सकते हैं, टोकन सिस्टम रख सकते हैं कि भाई अगर आपने अच्छे से बिहेव किया तो आपको इतनी देर के लिए खेलने दिया जाएगा, राइट। और बिहेवियर प्लान हम उसके लिए यहाँ पर बनाएंगे। देन कोलैबोरेट क्लोजली विद पेरेंट्स, थेरेपिस्ट एंड क्लास टीचर, राइट। और साथ ही जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके थेरेपिस्ट हैं और क्लास टीचर हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको मिलकर काम करना है, राइट। देन हमारी आती है स्कूल एज, जो 6 से 12 साल का बच्चा है। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसकी डेवलपमेंट हमें देखनी है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि भाई अगर कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे इस बच्चे से जो है डिफरेंट है, ठीक है। देन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो 6 से 9 साल का बच्चा है, कोई नॉर्मल चाइल्ड है, तो वो रन, जंप करना, क्लाइंब करना, थ्रो करना, कैच करना, बॉल को एक अच्छे कंट्रोल से वो सीख जाता है, राइट। तो अच्छे से दौड़ना, कूदना, चढ़ना, गेंद को सही से फेंकना, पकड़ना, तो ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। कैन हॉप, स्किप, बैलेंस ऑन वन फुट, राइट। तो यहाँ पर वो एक पैर से कूदना, स्किपिंग करना, बैलेंस बनाना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो उसका जो हाथ और आँख का समन्वय है, ठीक है, कि किसी जो बॉल है मान लो उसको कैच ही करना है, तो वो जो समन्वय है उसका, कि आँख और हाथ को कोऑर्डिनेट करके वो कैसे जो है गेम खेल रहा है, तो वो यहाँ पर चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। अगर बात करें हम फाइन मोटर और एकेडमिक स्किल्स की, तो बच्चा लेटर्स को राइट करना, नंबर्स को लेजिबली साफ सुथरे तरीके से लिखना और राइटिंग इन लाइन, ठीक है, लाइन के अंदर लिखना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाता है। कैन यूज़ रूलर्स, सीजर्स, कलर्स विद इन बाउंड्रीज, राइट। साथ ही वो जो स्केल है, कैंची है, या पिक्चर्स के अंदर रंग भरना, उनको लाइन के बाहर ना ले जाना, तो वो ये सारी चीज़ें सीख जाता है। कॉपीज, शेप्स, ड्रॉज बेसिक ह्यूमन फिगर्स एंड सिंपल सीन्स, राइट। कोई भी आकृति, मान लो यहाँ पर सर्कल है, स्क्वायर है, उनको कॉपी करना, ठीक है। कोई भी जो इंसान, जैसे आपने देखा होगा बच्चे ऐसे पहाड़ बना देते हैं, ऐसे सन बना देते हैं, तो ऐसी चीज़ें बनाना, जो ईजी सरल दृश्य हैं, उनको बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? स्पीक्स इन फुल सेंटेंसेस, ग्रामर मोस्टली करेक्ट, राइट। तो वो पूरे सेंटेंसेस में बात करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और ग्रामर्स यहाँ पर मोस्टली उनकी ठीक होती है, तो पूरे वाक्यों में बात करना वो स्टार्ट कर देते हैं और उनके जो व्याकरण है वो ज़्यादातर सही होती है। अंडरस्टैंड स्टोरीज, कैन रिटेल देम, आंसर्स वाई, हाउ, क्वेश्चन, राइट। तो जो अगर कोई हम स्टोरी उनको सुना रहे हैं तो वो उनको यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अगर हम पूछेंगे कि भाई हाथी कहाँ गया था, उसने क्या किया था, मान लो हाथी के ऊपर अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो उसका आंसर देना यहाँ पर जो है स्टार्ट कर देते हैं। इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर उन बच्चे की हो जाती है। देन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग टाइम कंसेप्ट, टाइम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है, कि कल हमने ये किया था या कल आने वाले कल में हम ये करेंगे, ये आज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो समय है उसकी समझ उनको हो जाती है। कैन डू सिंपल मेंटल मैथ एंड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। ओके, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे बच्चे को मतलब क्या ऐसे सिम्टम हमें जो है समझने हैं जिससे हमें पता लग सके कि भाई बच्चे की कोई स्पेशल नीड्स यहाँ पर हैं। सो डिफ़िकल्टी मेकिंग और कीपिंग फ्रेंड्स,
प्ले अलोन, राइट। अगर बच्चा दोस्त नहीं बना रहा है, वो खुद अकेले में ही यहाँ पर रहना पसंद करता है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे। देन पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रूल, कि भाई कैसे अपनी बारी पे, जैसे अगर टीचर ही बोल रहा है कि भाई अब आपकी टर्न है, तब वो बोलना स्टार्ट करे। या हो सकता है कि भाई बच्चा उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा, कि जब कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है तभी वो उस चीज़ को बोल रहा है, ठीक है, शेयरिंग करना नहीं आ रहा है, तो सोशल रूल्स नहीं समझता है कि जैसे कब अपनी बारी आएगी, अपनी बारी पे बोलना है, अपनी बारी पे खेलना है, या चीज़ों को शेयर करना है। या बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चा अगर शो कर रहा है, एग्रेशन, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंशन, राइट, कि या तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, या बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे हम, राइट। या बच्चा बहुत ही शाय लग रहा है, बहुत ही डर उसके अंदर लग रहा है स्कूल या जो भी सिचुएशंस है उसके क्लासरूम में उनको देखकर, राइट। तो या बच्चा बहुत शर्मीला है या एंशियस है, उसको स्कूल से डर लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। और फिर हमें देखना है कि भाई कौन सी एसोसिएटेड कंडीशन यहाँ पर बच्चे की है, ठीक है, उसकी जो है डिटेल्ड यहाँ पर असेसमेंट के बाद, ठीक है, कि भाई बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या ADHD है, कोई इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है, या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पर बच्चे को है, ठीक है। तो अब 6 से 9 साल तक के बच्चे, मान लो हमें कोई दिखा यहाँ पर सिम्टम कि भाई बच्चे को कोई किसी प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सो डू डिटेल्ड असेसमेंट एकेडमिक, बिहेवियर और सोशल स्किल, राइट। तो कोई भी अगर उसको डिसेबिलिटी है या हमने जो है कोई इशू यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो हमें देखना है कि भाई उस इशू का इम्पैक्ट यहाँ पे जो है बच्चे के किन किन एरियाज़ पे हो रहा है, उसके अकेडमिक एरियाज़ को क्या वो चीज़ अफेक्ट कर रही है, उसके बिहेवियर को या उसके सोशल स्किल्स हैं उनको वो जो चीज़ है वो कैसे अफेक्ट यहाँ पर कर रही है, राइट। तो बच्चे का विस्तृत असेसमेंट हमें अच्छे से करना है, उसका एकेडमिक, व्यवहार और जो भी सोशल स्किल्स हैं। देन प्रिपेयर एन IEP, जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, वो हमें बच्चे के लिए प्लान करना है विद गोल्स इन रीडिंग, राइटिंग, मैथ, सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पर जो भी इशू हमें दिख रहा है, मान लो बच्चा ऐसा है कि भाई और सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन वो राइटिंग नहीं कर पाता, राइट। तो राइटिंग के लिए हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्लान बच्चे के लिए बनाएंगे कि कैसे उसको लिखना सिखाना है, ठीक है, एक गोल यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो बच्चे के पढ़ने लिखने, गणित और सोशल स्किल्स जैसे जो व्यवहार हैं उनके लिए हमें व्यक्तिगत शिक्षा योजना यहाँ पर बच्चे के लिए बनानी है, जो भी बच्चे का इशू है उसके रिगार्डिंग, राइट। देन यूज मल्टी सेंसरी टीचिंग, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो हमें मल्टीपल तरीके से करानी है, ठीक है, कि उस चीज़ को हम उसको शो भी कर रहे हैं, बच्चा वो चीज़ सुन भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई टेक्टाइल वे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं इसको काउंटिंग सिखा रही हूँ कि भाई 2 यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, राइट। तो कोई ऐसा टॉय मैं ले सकती हूँ जिसको छू कर वो जो है बच्चा पहचान सके, ठीक है। या टेक्टाइल डिवाइसेस है कि 2 ऐसे बनता है, उसको करके दिखाना है कि भाई आपके पास 4 एप्पल है, आप 2 मुझे दे दोगे तो इसमें कितना बचेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस बच्चे के साथ करनी है। तो पढ़ने लिखने, गणित व सोशल स्किल के लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए IEP बनाया। और साथ ही अगर कोई भी कंसेप्ट हमें उसे समझाना है तो मल्टी सेंसरी टीचिंग, राइट, कि अगर मान लो कोई बच्चा उसको थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर उसको ओवरकम हम कर सके किसी दूसरी सेंस से, राइट। देन प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग फॉर रीडिंग, ठीक है, जो भी रीडिंग है उसके लिए रेमेडियल टीचिंग हमें देनी, की फोनिक्स कैसे करनी, किसी चीज़ को डिकोड कैसे करना है, ठीक है। देन राइटिंग में लेटर को फॉर्म कैसे करना है, और मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स को और जो नंबर लाइन्स हैं उनको हमें बच्चे को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर सिखाना है, राइट। तो रीडिंग के लिए बिल्कुल बेसिक से फोनिक्स से बच्चे को कि भाई कैसे ये अल्फ़ाबेट है, इसकी लेटर है, इसकी कैसे आवाज़ आती है, राइट। तो वो हमें सिखाना है, डिकोड करना है हर चीज़ को। राइटिंग के लिए अक्षर की बनावट कैसे होनी चाहिए वो अच्छे से प्रैक्टिस करानी है। एंड मैथ में जो भी वस्तुएं हैं या जो नंबर लाइन है उसका हमें ज़्यादा यूज़ करना, ताकि बच्चा देख कर भी समझ सके कि भाई नंबर लाइन के इस साइड के नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, राइट। एक स्पेटल एनालिसिस यहाँ पर बच्चा कर पाए। Then teach social skills like turn taking, sharing, greeting, यूजिंग रोल प्ले एंड सोशल स्टोरीज, राइट। और उसके साथ साथ हमें सिखाना है कि भाई जो सोशल स्किल है बच्चे की वो कैसे इंप्रूव हो। तो बारी बारी से खेलना है कि भाई आपको अपनी टर्न पे ही, जब आपकी बारी आएगी आपको तभी बोलना है, ठीक है। शेयरिंग करना है चीज़ों को, किसी को ग्रीट करना है, उसका स्वागत करना है, नमस्ते करना है, हेलो करना है। तो ये सारी रोल प्ले एक्टिविटीज़ में हम सिखा सकते हैं, ठीक है, कि भाई बच्चों को कोई रोल प्ले दे दिया कि जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें सब बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर ग्रीट करेंगे। तो वो बच्चा सीखेगा कि भाई जब घर में गेस्ट आते हैं तो उनको ग्रीट किया जाता है, ठीक है। देन कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड क्लास टीचर्स, सजेस्ट क्लासरूम अकोमोडेशंस लाइक एक्स्ट्रा टाइम, सिटिंग एंड सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन, राइट। तो साथ ही जो भी उसके पेरेंट है, क्लास टीचर है, उनके साथ में मिलकर हमें काम करना होगा कि भाई बच्चे को जैसे मान लो राइटिंग में ही इशू है, तो कोई राइटिंग का टास्क है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाए, ठीक है, उसको आगे बैठाया जाए और जो भी निर्देश है उसको काफ़ी सरल तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की गलतफहमी यहाँ पर ना रहे।
देन अब बात करते हैं 9 से 12 साल की, राइट। सो नॉर्मल अगर डेवलपमेंट देखें कॉग्निटिव और एकेडमिक किसी भी नॉर्मल बच्चे की, सो ही एंड शी कैन रीड विद अंडरस्टैंडिंग, राइट। जो भी कॉम्प्रिहेंशन उसको वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर बच्चा पढ़ लेता है। आंसर क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट, राइट। तो समझकर बच्चा पढ़ने लग जाता है और जो भी पढ़ा हुआ है उसको पढ़ के जो है उनके आंसर वो दे सकता है। राइट्स पैराग्राफ, शॉर्ट एसेज एंड यूज ग्रामर बेटर, राइट। तो यहाँ पर वो अनुच्छेद है, छोटी छोटी रचनाएं हैं। 9 से 12 साल के बच्चे और बेहतर व्याकरण यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। हैंडल्स मोर कॉम्प्लेक्स मैथ लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बच्चों की समझ में आ जाती हैं। तो जो ज़्यादा जटिल मैथ है जैसे कि गुणा, भाग, फ्रैक्शंस, ठीक है, वो बच्चे कर पाते हैं। एंड कैन प्लान टास्क, ऑर्गेनाइज स्कूल बैग्स, मैनेज होमवर्क विद सम सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे काम की योजना बना सकते हैं कि भाई मुझे पहले इसका काम करना है, इस सब्जेक्ट का, फिर इसका करना है। अपने बैग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन सी नोटबुक कल लेकर जानी है। अपने होमवर्क को मैनेज कर सकते हैं वो लिटिल सपोर्ट के साथ, राइट। कि भाई इस तरीके से जैसे थोड़ा बहुत पेरेंट्स को गाइड कर देंगे तो वो बच्चा अपना होमवर्क यहाँ पर कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा है अपनी कॉग्निटिव और एकेडमिक इतनी डेवलपमेंट उसमें जो है हो चुकी होती है, ठीक है। अगर बात करें 9 से 12 साल के बच्चे की लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्लेन आइडियाज, गिव रीजंस एंड आर्ग्यू पोलाइटली, राइट। तो यहाँ पर बच्चा तर्क देने लग जाता है, ठीक है, चीज़ों को समझने लग जाता है और पोलाइटली आर्ग्यू करने लग जाता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर जो है बच्चा रखने लग जाता है। फॉलो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो पहले क्या था, वो ईजी इंस्ट्रक्शन को समझता था। अगर अब हम जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं तो 2-3 स्टेप के अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। देन डीप फ्रेंडशिप, जो उनकी फ्रेंडशिप और ज़्यादा डीप हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप इंक्रीजेस, राइट। कि भाई ये मेरे साथी हैं, ये मेरे फ्रेंड है, तो वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करेंगे, उनकी दोस्ती जो संबंध है वो यहाँ पर ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। देन अंडरस्टैंड्स रूल्स, फेयरनेस, जस्टिस एंड मॉरल रीजनिंग डेवलपिंग, राइट। तो यहाँ पर जो भी नियम है, फेयरनेस है, उसको वो समझते हैं। साथ ही एक नैतिक तर्क विकसित होता है। नैतिक तर्क जैसे कि रेड लाइट है तो अगर टीचर ने उनको पढ़ाया कि भाई रेड लाइट है आपको रुकना है तो वो रुकेंगी, राइट। कि भाई नहीं, रेड लाइट है तो हमें क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो इमोशनल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है कि भाई मेरी गुड एबिलिटीज़ क्या है, बैड एबिलिटीज़ क्या है। सो सेल्फ एस्टीम विकसित होती है और अपनी क्षमता के बारे में अच्छा बुरा, ठीक है, कि भाई ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर महसूस कर पाते, राइट। कि किसी बच्चे को होता है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, नहीं उसने मुझसे ज़्यादा अच्छा कर लिया है, उसकी ज़्यादा तारीफ सब कर रहे हैं, तो वो अपना जो है भला बुरा यहाँ पर इन द सेंस अपनी जो अच्छी आदतें हैं या अपनी जो बुरा व्यवहार है उनके बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो उन चीज़ों को वो यहाँ पर फील कर पाते हैं इमोशनली, राइट। बिकम मोर अवेयर ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में थोड़े ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। एंड मे कंपेयर सेल्फ विद अदर्स, राइट। और खुद को दूसरों से यहाँ पर जो है बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं, राइट। लेकिन अब अगर 9 से 12 साल का ही बच्चा कोई है जिसमें डिसेबिलिटी है, राइट, तो वहाँ पर हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि भाई क्या सिम्टम वहाँ पर जो है वो बच्चा शो करेगा, राइट। सो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज यहाँ पर हो सकती है क्योंकि बच्चा अपनी लर्निंग यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है स्कूल में, जैसे कि बहुत स्लो रीडिंग कर रहा है, ठीक है, रीडिंग के टाइम पे बहुत एरर्स कर रहा है एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड, राइट। तो जो पढ़ा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जब पढ़ते टाइम वो बहुत धीमा बोल रहा है, बहुत सारी गलतियां कर रहा है, या पढ़े हुए का जो अर्थ है, ठीक है, कि उसने ये लाइन तो पढ़ दी लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई इस लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देन राइटिंग, कि अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है गलत लिख रहा है, ठीक है, या मैसी हैंड राइटिंग, ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो उसको हमें चेक करना है, ठीक है, कि लिखते टाइम वो स्पेलिंग की जो है गलतियाँ कर रहा है, या वाक्य संरचना उसको वाक्य नहीं बनाना आ रहा है, या लिखावट वो ख़राब कर रहा है, ठीक है। देन मैथ्स में हमें देखना है कि जो प्लेस वैल्यू है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, बेसिक ऑपरेशंस है, कि उनको बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो बुनियादी गणनाएं हैं उनमें बच्चा कैसा यहाँ पर कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना है, राइट। फिर हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि भाई बच्चा ऐसे आलस की वजह से ही नहीं कर रहा है या उसको कोई सच में डिसेबिलिटी, राइट। तो थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि भाई इसको किसी और तरीके से समझाया जा सके। लेकिन स्टिल अगर वो नहीं उस चीज़ को ठीक कर पा रहा है तब हमें देखना पड़ेगा कि भाई बच्चे को कोई इशू तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैल्कुलिया या माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो यहाँ पर बच्चे को नहीं है, ठीक है। देन अटेंशन बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भाई बच्चा क्लास में बैठा है तो अटेंशन या बिहेवियर से रिलेटेड कोई ऐसा सिम्टम वो शो कर रहा है नहीं कर रहा है। सो कैन नॉट सिट एंड फोकस, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, राइट। कि कोई बच्चा है दिख रहा है आपको, बैठ कर ध्यान ही नहीं लगा पाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हमें काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन इम्पल्सिव बिहेवियर,
ब्लर्ट्स आउट आंसर्स एंड डजंट वेट फॉर टर्न, राइट? या वो बहुत अच्छा अपना एक इम्पल्सिव व्यवहार शो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल गुस्से वाला, या बिना हाथ उठाए, जैसे आप क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हो तो बच्चा जैसे हाथ उठाते कि भाई मुझे आता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही बिना हाथ उठाए सीधा आपको आंसर दे रहा है, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है हमें कि भाई बच्चे के अंदर अटेंशन या बिहेवियर की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। देन इनकम्प्लीट वर्क, फॉरगेट्स होमवर्क एंड बुक्स, या अपना काम अधूरा छोड़ रहा है या अपनी होमवर्क या किताबें भूल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तब हमें पता लगाना है कि ये बच्चे को कौन सा बिहेवियर डिसऑर्डर यहाँ पर है। देन सोशल और इमोशनल, जब भी वो बच्चा सोशल सेटिंग्स में, तब हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या वो सोशल क्यूज़ हैं, जोक है या सार्काज़म है, उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। मे बी बुलिड और आइसोलेटेड, और मे बुली अदर्स, ठीक है, कि क्या दूसरे बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, यहाँ पर खुद को दूर अलग थलग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, या वो बच्चा दूसरों को बुली कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है। देन देखना है कि भाई बच्चे के अंदर लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी या ऐसा स्कूल रिफ्यूज़ल वाली फीलिंग तो नहीं है, राइट। तो लो सेल्फ एस्टीम, चिंता या स्कूल जाने से जो डर है या मना करना, उन सारी चीज़ों को भी हमें बच्चे की जो सोशल या इमोशनल डिफिकल्टीज अगर वो फेस कर रहा है तो उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। और इनसे एसोसिएटेड जो भी कंडीशन है वो हमें यहाँ पर अपनी असेसमेंट में फाइंड आउट करनी है कि भाई बच्चे को ASD है, कोई इमोशनल डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सेकेंडरी इमोशनल इश्यूज यहाँ पर बच्चे को कोई है या नहीं, राइट। देन ओके, वी हैव डन दिस। देन रोल यहाँ पर क्या रहेगा एक स्पेशल एजुकेटर का, ठीक है, कि मान लो अगर बच्चे के अंदर डिसेबिलिटीज ऐसे मिली है किसी क्लासरूम में, ठीक है, किसी बच्चे के, तो अब जो स्पेशल एजुकेटर है वो यहाँ पर उसकी कैसे हेल्प करेगा। सो कंडक्ट फॉर्मल एकेडमिक असेसमेंट टू आइडेंटिफाई रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स लेवल, राइट। तो सबसे पहले एक एकेडमिक असेसमेंट करेंगे कि भाई बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा, बच्चे को रीडिंग में इशू है, बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, या मैथ्स का लेवल जो है बच्चे का अच्छा नहीं है। देन क्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल प्रोग्राम्स, राइट। और उसके लिए मान लो उसको राइटिंग में ही दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम जिसको बोल सकते हैं, वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है कि भाई किस तरीके से हम उसकी राइटिंग है उसको इंप्रूव करा सकते हैं, राइट। जैसे मान लो उसको रीडिंग में दिक्कत है तो उसको पहले फोनिक्स सिखाएंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजीज, और कैसे उसको उस लेवल तक लेके आए जहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ वो जो है आसानी से compete कर सके। देन राइटिंग में पहले उसको स्पेलिंग रूल कैसे बेसिक से समझाना है, फिर ग्रामर, एंड फिर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे समझाना है, तो ये उसको हमें 1 by 1 छोटे छोटे स्टेप्स में यहाँ पर करना है, ठीक है। देन जो स्टडी के स्किल्स हैं वो उनको सिखाना है, लाइक हाउ टू ब्रेक होमवर्क इनटू स्टेप्स, ठीक है, कि भाई मान लो टीचर ने काम दिया कि भाई ये इतने सम्स आपको सोल्व करने, तो आप उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो छोटे छोटे टास्क में। देन यूज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, चेकलिस्ट एंड विजुअल स्केड्यूल्स, राइट। और उस बच्चे के लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स हैं, चेकलिस्ट हैं, उनको यहाँ पर यूज़ करना है। मान लो एक लिस्ट हम बच्चे को डेली देंगे कि भाई जब भी आप नोट जो है अपना होमवर्क कर लो तो आपको यहाँ पर टिक करना है, राइट। तो बच्चे को लगेगा कि भाई हाँ इतना पॉइंट मेरा हो गया, इतना पॉइंट हो गया, और वो अपने छोटे छोटे ब्रेक्स के बाद जो है उस काम को यहाँ पर पूरा कर लेगा। देन सोशल स्किल्स की हमें इसको ट्रेनिंग देनी है, जैसे कि उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स हैं, बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझना है, या कैसे अगर कोई उसको बुली कर रहा है तो उनसे कैसे उस बच्चे को डील करना है, वो सब हमें उस बच्चे को सिखाना है। वर्क विद स्कूल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट फॉर चिल्ड्रन विद एनजाइटी एंड बिहेवियरल इशू, राइट। अगर किसी बच्चे को एनजाइटी है, बिहेवियरल इशू है, तो उसका जो भी साइकोलॉजिस्ट है तो उसके साथ हमें यहाँ पर बातचीत करनी है, या जो स्कूल में काउंसलर है तो उसके साथ मिलकर भी हमें प्लान बनाना है कि भाई उसके पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करना है कि कैसे इस चीज़ को जो है हम अच्छे से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। देन रिकमेंड अकोमोडेशंस, कि भाई अगर कोई बच्चे को ऐसा इशू है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मान लो उसको राइटिंग में है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर देना, कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन हो रही है तो उसको 15 to 30 मिनट्स यहाँ पर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। ओरल एग्जामिनेशन, उसको स्पीकिंग में कोई इशू है तो उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो जो भी अकोमोडेशंस है वो हमें रेकमेंड करनी है। एंड रीडिंग, राइट, मैथ सर जानने के लिए जो भी हमारा औपचारिक शैक्षणिक असेसमेंट है वो करनी है, राइट। जैसे पढ़ने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि भाई बच्चा फोनिक्स है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज हैं वो कैसी है, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेलिंग अच्छे से लिख रहा है, ग्रामर अच्छे से लिख रहा है, या इनमें से केवल एक इशू बच्चे को है, राइट। मान लो उसको स्पेलिंग भी आती है, ग्रामर भी आती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना पा रहे, तो इन सब का हमें उसका जो है एक अच्छे तरीके से जो औपचारिक असेसमेंट है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से उसका असेसमेंट हमें करना है। देन गणित के लिए जो वस्तुओं के साथ अभ्यास है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है किसी चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से, तो वो सारी चीज़ें हमें उस बच्चे के साथ करानी है। देन उसके जो स्टडी स्किल्स है वो हमें सिखाना है कि जो भी होमवर्क उसको मिल रहा है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे बांटना है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि भाई एक चेकलिस्ट हम बना सकते हैं कि भाई एक टास्क पूरा हो जाएगा तो बच्चा टिक करेगा, 2 टास्क हो जाएंगे तो बच्चा ऐसे टिक करेगा, तो बच्चे का ऐसा रहेगा कि भाई हाँ अब उसकी जब ये चेकलिस्ट में बस वो टिक करता जा रहा है और छोटे छोटे टास्क में उसका
कंप्लीट होमवर्क यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में ही हम ऑर्गेनाइजर्स, चेकलिस्ट या विजुअल स्केड्यूल का उसके लिए उपयोग करेंगे। देन सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है कि कैसे उसको बातचीत करनी है, बॉडी लैंग्वेज को समझना है, बुलिंग से निपटना है। ये बेसिकली जो पीछे वाली स्लाइड पे हमने किया तो उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन है, ठीक है। या जो चिंता या व्यवहार वाले बच्चे हैं तो उनके स्कूल काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके साथ हमें काम करना है। उनको क्या क्या जो है सुविधाएं, अकोमोडेशन देनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, राइट। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1। अब इसके बाद हम ये पूरा सेक्शन यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।